नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नारायण सर क्लासेस के इस नए वीडियो में। अध्याय 8 जो है मानव स्वास्थ्य एवं रोग, और इसका 6 भाग हम लोगों ने पढ़ लिया है। और 6 भाग में हम लोगों ने एंटीबॉडी तक जाना था। एंटीबॉडी क्या होता है, कितने प्रकार के होता है, इसके बारे में हम लोगों ने जान लिया। यानी कि हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है प्रतिरक्षा तंत्र। प्रतिरक्षा तंत्र, और बताया गया कि प्रतिरक्षा तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है। एक को कहा जाता है बी लिम्फोसाइट और दूसरे को कहा जाता है टी लिम्फोसाइट। और जो बी लिम्फोसाइट होता है वो एंटीबॉडी मादित प्रतिरक्षा तंत्र है, और टी लिम्फोसाइट जो होता है वो कोशिका मादित प्रतिरक्षा तंत्र है। तो जो एंटीबॉडी मादित प्रतिरक्षा तंत्र है इसके बारे में हमने जो है प्रीवियस सेशन में खूब अच्छे से बता दिया है। और यानी कि पार्ट 6 में हम लोग जो है एंटीबॉडी मादित प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में खूब अच्छे से जान लिया है। यानी कि एंटीबॉडी क्या होता है, एंटीबॉडी कितने प्रकार का होता है, और यह किस प्रकार से हम लोगों के शरीर में उन रोगाणुओं से यानी कि रोगों से लड़ता है। ये सारी बातें जो है हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में खूब अच्छे से कर लिया है। इस सेशन में हम जानेंगे कोशिका मादित प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कोशिका मादित प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में, और कोशिका मादित प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है इसके बारे में हम कंप्लीट जानकारी देंगे, डिटेल्स में जानकारी देंगे। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, यानी कि ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिएगा, और इसे अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। और हम पिछले सेशन में जो पढ़े हैं उसी का थोड़ा सा हम रिवीजन करेंगे, और उसके बाद से जो है हम प्रारंभ करेंगे कोशिका मादित प्रतिरक्षा तंत्र। तो पिछले सेशन में हम लोगों ने बात किया था एंटीबॉडी के बारे में। एंटीबॉडी होता है क्या, तो एंटीबॉडी मादित प्रतिरक्षा तंत्र जो है बी लिम्फोसाइट बनाती है, बी लिम्फोसाइट। और उसी के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में जाना, और लास्ट हम लोगों का हेडिंग था यही एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या है, तो एंटीबॉडी जो है 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। एंटीबॉडी 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है, जिसमें से जो 2 बड़ी श्रृंखला होती है, जिसमें से 2 क्या होती हैं, तो बड़ी श्रृंखला जिसको कि हेवी चेन कहते हैं, और 2 छोटी श्रृंखला होती है जिसको कि लाइट चेन कहते हैं। और इसलिए इसको जो है H2L2 भी कहा जाता है, H2L2 भी कहा जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पे बना रखा है, तो ये जो 2 छोटी दिख रही है ये कौन सी है, तो लाइट चेन है, यानी कि छोटी श्रृंखला है, लाइट चेन है, ये जो है लाइट चेन है। उसके बाद से ये जो दिख रहा है ये क्या है, तो बड़ी श्रृंखला है, यानी कि हेवी चेन है, हेवी चेन है। हमने बताया कि एंटीबॉडी किस प्रकार से रोगाणुओं से लड़ता है, यानी कि रोगाणुओं को निष्क्रिय करता है, यानी कि रोग जनकों को जो है नष्ट करने का काम करता है। तो जो बाहरी रोग जनक है जैसे ही हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, ये जो एंटीबॉडी का ये हिस्सा दिख रहा है इसको कहा जाता है क्या, तो एंटीजन बाइंडिंग साइट। ये वाला एंटीजन बाइंडिंग साइट। और इसी हिस्से से जो है कोई भी रोगाणु आता है और उससे जुड़ जाता है। जैसे कि कोई भी रोगाणु आया तो यहाँ से जो है ये क्या होता है, तो जुड़ जाता है, ये जो है रोगाणु है, यहाँ से बंध जाता है, और उसके बाद से ये जो एंटीबॉडी क्या करता है, तो उसे नष्ट कर देता है। इतनी बातें जो है हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में कर लिया था। ये जो दोनों पार्ट है, ये जो छोटा है और छोटे को जो है लाइट चेन कहते हैं, और जो बड़ा जो है उसको कहा जाता है हेवी चेन। और ये जो एरिया दिख रहा है इसे कहा जाता है एंटीजन बॉन्डिंग साइट। और यहीं से जो है कोई भी एंटीजन यानी कि प्रतिजन यानी कि रोग जनक जो है क्या करता है, जुड़ जाता है, और इससे ही एंटीबॉडी जो है क्या करता है, तो उसे निष्क्रिय कर देता है और उसे नष्ट कर देता है। इतनी बातें जो है हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में खूब अच्छे से कर लिया था। इन दोनों को, एक छोटा और एक बड़ा है, इसलिए जो है इसको H2L2 भी कहा जाता है। ठीक, तो आगे हम
ये सारी बातें जो है हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, और आज जो है अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, तो कोशिका माधित प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में। तो आप जो है इस हिस्से का एक स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद से हम पहुंचेंगे वहाँ पे, कहाँ पे, तो कोशिका माधित प्रतिरक्षा तंत्र में। अब जो है हम इसे मिटाएंगे और आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे कोशिका माधित प्रतिरक्षा तंत्र। कोशिका माधित प्रतिरक्षा तंत्र, प्रतिरक्षा तंत्र, इसे इंग्लिश में कहते हैं सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। इसे शॉर्ट में बोलते हैं CMIS। इसे शॉर्ट में कहा जाता है CMIS, यानी कि सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। तो इसके बारे में हम लोग पहले भी जान चुके हैं कि इस तंत्र को, प्रतिरक्षा तंत्र की कौन सी कोशिका बनाती है, तो टी लिम्फोसाइट। पहले भी हमने बता रखा है इसके बारे में, यानी कि इसे जो है टी लिम्फोसाइट बनाती है। तो लिख लेते हैं, टी लिम्फोसाइट CMIS को बनाती है, यानी कि कोशिका माधित प्रतिरक्षा तंत्र को बनाती है। लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट जो है इस तंत्र को बनाती हैं। किसे, तो कोशिका माधित प्रतिरक्षा तंत्र को। इसके बारे में हमने पहले भी बताया है। ये प्रतिरक्षा तंत्र क्या करता है, तो ये बहुत सारी कोशिकाएं बनाता है, बहुत सारी कोशिकाएं, और ये कोशिकाएं जो है उस रोगाणुओं के विरुद्ध, जैसे कि रोगाणु कौन है, तो बैक्टीरिया है, वायरस है या कवक है, उनके विरुद्ध कार्य करता है। यानी कि जैसे ही इन बाह्य कारकों के संपर्क में आता है तो उन बाह्य कारकों यानी कि रोगाणुओं, बैक्टीरिया, वायरस आदि के विरुद्ध कार्य करता है। जैसे ही बाह्य कारक इसके संपर्क में आते हैं, ये जो तंत्र है, ये जो इनकी जो सेल्स है, वो अपने समान 4 प्रकार की कोशिकाओं में विभाजित हो जाती हैं, अपने ही समान 4 प्रकार की कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। और ये चारों कोशिकाएं जो है कार्यात्मक रूप से भिन्न होती हैं, यानी कि चारों कोशिकाओं का कार्य अलग अलग होता है। तो क्या होता है, तो यह प्रतिरक्षा तंत्र, यह प्रतिरक्षा तंत्र बाह्य कारकों, इसे जो है रोगाणु भी कहते हैं, जैसे जीवाणु, विषाणु, कवक आदि के विरुद्ध कार्य करती है। जैसे ही बाह्य कारक इसके संपर्क में आता है, यानी कि किसके, CIMS यानी कि कोशिका माधित प्रतिरक्षा तंत्र के संपर्क में आता है, यह विभाजित होकर अपने ही समान 4 कोशिकाएं बनाती हैं, जो कार्यात्मक रूप से
भिन्न होती है। ये जो प्रतिरक्षा तंत्र है, कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा तंत्र, इसको कौन बनाता है? तो टी लिम्फोसाइट, यानी कि टी लिम्फोसाइट जो है CMIS को बनाता है, यानी कि कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा तंत्र को बनाता है। और ये क्या करता है? तो जो बाह्य कारक होते हैं, बाह्य रोगाणु होते हैं, जैसे जीवाणु, विषाणु, कवक आदि के विरुद्ध जो है कार्य करता है, यानी कि उसको निष्क्रिय कर देता है या उसे नष्ट कर देता है। जैसे ही बाह्य कारक हम लोगों के शरीर में प्रवेश करता है तो ये बाह्य कारकों के संपर्क में आता है। कौन? CMIS। बाह्य कारक जैसे ही इसके संपर्क में आता है, ये जो CMIS है विभाजित हो जाता है और विभाजित होकर के 4 प्रकार की कोशिकाएं बनाता है। और ये जो चारों कोशिकाएं होती हैं कार्यात्मक रूप से भिन्न होती है। इनका जो कार्य होता है वो भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है। ये 4 कोशिकाएं कौन कौन सी हैं? तो पहली कोशिका, इसको जो है घातक कोशिका कहा जाता है। घातक कोशिका, या इसे जो है कहते हैं घातक टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट कहा जाए या कोशिका कहा जाए, एक ही चीज़ है। टी लिम्फोसाइट यानी कि घातक, यानी कि किलर टी सेल 4 प्रकार की होती हैं। पहले को कहा जाता है घातक टी लिम्फोसाइट, यानी कि किलर टी सेल्स। दूसरे को कहा जाता है सहायक टी लिम्फोसाइट, सहायक टी लिम्फोसाइट। इसे जो है इंग्लिश में कहेंगे क्या? तो हेल्पर टी सेल, टी सेल्स। उसके बाद से तीसरा जो होता है दबाने वाली टी लिम्फोसाइट, दबाने वाली टी लिम्फोसाइट, यानी कि सप्रेसर टी सेल्स, सप्रेसर टी सेल्स, दबाने वाली टी लिम्फोसाइट। और जो चौथी होती है वो क्या है? स्मृति टी लिम्फोसाइट। ये दिख नहीं रहा है, इसको जो है और थोड़ा नीचे करना होगा। जो चौथा होता है, चौथा क्या? तो स्मृति टी लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट, यानी कि इसे कहेंगे क्या? मेमोरी टी सेल्स, टी सेल्स। तो यहाँ पे जो ये टी लिम्फोसाइट है विभाजित हो जाती हैं, 4 कोशिकाएं बनाती हैं। कौन कौन सा? तो घातक टी लिम्फोसाइट, इसे कहते हैं किलर टी सेल्स। सहायक टी लिम्फोसाइट दूसरा, इसे कहते हैं हेल्पर टी सेल्स। तीसरा है दबाने वाली टी लिम्फोसाइट, यानी कि सप्रेसर टी सेल्स। और चौथा होता है स्मृति टी लिम्फोसाइट, यानी कि मेमोरी टी सेल्स। तो जैसे ही बाह्य कारक जो है इसके संपर्क में आता है, इस तंत्र के संपर्क में आता है, ये जो कोशिकाएं हैं 4 भागों में विभाजित हो जाती हैं और चारों कोशिकाएं कार्यात्मक रूप से भिन्न होती है। तो अब हम जानेंगे इन चारों कोशिकाओं के बारे में डिटेल्स में कि ये चारों कोशिकाएं क्या कार्य करती हैं, किस तरह का ये चारों कोशिकाएं कार्य करती हैं। तो इन कोशिकाओं के बारे में अब हम डिटेल्स में जानेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद से एक एक करके हम इन चारों प्रकार की कोशिकाओं के बारे में जानेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इन चारों प्रकार की कोशिकाओं के बारे में डिटेल्स में। अब इसे मिटा लेते हैं, उसके बाद से जो है जानेंगे। चल रहा है कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा तंत्र, यानी कि CMIS, यानी कि सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम।
तो पहली कोशिका के बारे में हम पढ़े जो है क्या, घातक टी लिम्फोसाइट। घातक टी लिम्फोसाइट, इसे कहेंगे किलर टी सेल्स, घातक टी लिम्फोसाइट। ये कैसी कोशिका है? तो ये जो कोशिका होती हैं संक्रमण वाले स्थान पर पहुंचकर एक प्रकार का पदार्थ स्रावित करती हैं जिसे परफोरिन कहते हैं। यानी कि संक्रमण वाले स्थान पे पहुंच करके ये जो है परफोरिन नामक पदार्थ स्रावित करती है। और ये जो परफोरिन नामक पदार्थ है ये क्या करता है, तो उन रोग कारकों को यानी कि सूक्ष्म जीवों के शरीर पर छिद्र बना देता है, जिस कारण से जो रोग कारक होते हैं वे नष्ट हो जाते हैं या निष्क्रिय हो जाते हैं। तो क्या मतलब ये संक्रमण वाले स्थान पर पहुंचकर ये संक्रमण वाले स्थान पर पहुंचकर परफोरिन नामक पदार्थ स्रावित करते हैं जो रोग कारकों यानी कि सूक्ष्म जीवों के शरीर पर छिद्र बना देते हैं जिससे रोग कारक नष्ट हो जाता है। ये क्या करते हैं, तो रोग कारकों के शरीर पर जा करके छिद्र बना देते हैं और जिस कारण से जो है वह रोग कारक क्या हो जाता है, तो नष्ट हो जाता है। इसी को जो है कहा जाता है घातक टी लिम्फोसाइट यानी कि किलर टी सेल्स। ये किसका पार्ट है, तो कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा तंत्र का। ये बातें जो है आप याद करते चलिए, नोट्स करते चलिए। जितनी भी बातें हैं मैं जो है बोर्ड पर भी लिख देता हूँ, इससे जो है आप अपने नोट्स में भी खूब अच्छे से लिख सकते हैं। तो सारी बातें यदि आपको समझ में आ रही है, उम्मीद है कि सब कुछ आप लोगों को समझ में आ रहा है। और यदि थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, या आप जो है हमारे व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं या फेसबुक टेलीग्राम आज से जुड़े हुए हैं, वहाँ से भी आप जो है मैसेज कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई अवश्य करूँगा। देखिए आगे जो है क्या है, तो ये ऐसी घातक टी लिम्फोसाइट है कि जो HIV वायरस है या जो कैंसर का रोग कारक है आ करके जो है जिस कोशिका पर अटैक करता है उस कोशिका का नाम है सहायक टी लिम्फोसाइट, सहायक टी कोशिका। उसी पर जो है HIV वायरस हो या कैंसर का रोग जनक हो, ये आकर के उसी सहायक टी कोशिका को जो है अभी हमने इसके बारे में लिखा और फिर अभी इसके बारे में हम बताएंगे, तो सहायक टी कोशिका पर अटैक करता है और उसको नष्ट करने लगता है। तो ये जो घातक टी लिम्फोसाइट है, किलर टी सेल्स क्या है, तो उस कोशिका पर जा कर के HIV वायरस या कैंसर के रोगाणुओं को भी नष्ट करने का कार्य करती है। इतनी ये घातक है। कौन, तो घातक टी लिम्फोसाइट यानी कि किलर टी सेल्स। सबसे पहले जो है ये भी लिख लेते हैं कि जो घातक टी लिम्फोसाइट होती है वो HIV द्वारा प्रभावित टी सहायक कोशिका तथा कैंसर द्वारा प्रभावित सहायक टी कोशिका को भी नष्ट करती है। क्या मतलब, तो घातक टी लिम्फोसाइट
HIV द्वारा प्रभावित सहायक टी कोशिका एवं कैंसर द्वारा प्रभावित सहायक टी कोशिका को भी नष्ट कर देती है। हाँ, तो जो HIV वायरस जो है सहायक टी कोशिका या जो कैंसर कारक है वो सहायक टी कोशिका को ही अटैक करता है। और ये जो लिम्फोसाइट है घातक टी लिम्फोसाइट वो क्या करता है, यानी कि किलर टी लिम्फोसाइट इस संक्रमित टी सहायक टी कोशिका को भी नष्ट कर देता है। तो इतनी बातें जो है आप लोग खूब अच्छे से समझ लिए होंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे और अगला लिम्फोसाइट के बारे में जानेंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसे अब हम मिटा देते हैं और अगला जानेंगे हम लोग दूसरा नंबर पे। दूसरा जो आएगा यहाँ पे अभी हमने बताया सहायक टी लिम्फोसाइट यानी कि हेल्पर टी सेल्स ये है क्या। तो सबसे पहली बात इसके बारे में जानिए कि सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली टी लिम्फोसाइट की जो कोशिका होती है वो कौन होती है, सहायक टी सेल्स ही होती है। क्या मतलब, तो सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली यह टी लिम्फोसाइट है। सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली यह टी लिम्फोसाइट है। यानी कि यही टी लिम्फोसाइट जो है सबसे अधिक जो है पाई जाती हैं। चारों प्रकार की टी सेल्स में, टी कोशिकाओं में या टी लिम्फोसाइट में सबसे ज़्यादा जो है कौन पाया जाता है, तो सहायक टी लिम्फोसाइट। और ये क्या कार्य करता है, तो सहायक टी लिम्फोसाइट का जो कार्य होता है बी लिम्फोसाइट को एंटीबॉडी बनाने के लिए उत्प्रेरित करना। यानी कि बी लिम्फोसाइट को एंटीबॉडी बनाने के लिए जो उत्प्रेरित करती हैं उसका कार्य वो कौन सी है, तो सहायक टी लिम्फोसाइट है। वो कौन सी कोशिका है, तो सहायक टी लिम्फोसाइट है। तो ये क्या करती है, तो यह यानी कि सहायक टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट को एंटीबॉडी बनाने के लिए उत्प्रेरित करती है। यानी कि यह बी लिम्फोसाइट क्या बनाता है, एंटीबॉडी, पहले भी हमने बताया है। और एंटीबॉडी बनाने के लिए बी लिम्फोसाइट को कौन उत्प्रेरित करता है, तो सहायक टी लिम्फोसाइट जो है क्या करता है, तो बी लिम्फोसाइट को एंटीबॉडी बनाने के लिए उत्प्रेरित करता है। उसके बाद से और भी इसका कार्य क्या है, तो लिम्फोसाइट जो है घातक टी कोशिकाओं को भी उत्प्रेरित करती है, जिससे वे सक्रिय होकर के क्या कर देते हैं, तो सूक्ष्म जीवों को भी नष्ट कर देते हैं। यानी कि टी लिम्फोसाइट, सहायक टी लिम्फोसाइट
सहायक टी लिम्फोसाइट घातक टी लिम्फोसाइट को भी, टी सेल्स को या लिम्फोसाइट को भी उत्प्रेरित करती हैं जिससे वे अधिक सक्रिय होकर रोगाणुओं को नष्ट कर देती हैं। यानी कि यह अधिक सक्रिय होकर के क्या करती हैं, तो रोगाणुओं को नष्ट कर देती हैं। इतनी बातें जो है इसका मुख्य है सहायक टी लिम्फोसाइट का, यानी कि यह सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली टी लिम्फोसाइट है और यह जो है क्या करती है कि बी लिम्फोसाइट को एंटीबॉडी बनाने के लिए उत्प्रेरित करती है, जिस कारण से वह अधिक से अधिक एंटीबॉडी बनाती है। बी लिम्फोसाइट कोशिका क्या करती हैं, तो इसी के द्वारा उत्प्रेरित होकर के अधिक से अधिक एंटीबॉडी बनाने का कार्य करती है। उसके बाद से इसका और भी कार्य होता है, जो सहायक टी लिम्फोसाइट होती है वो घातक टी लिम्फोसाइट को भी उत्प्रेरित करती हैं, जिसके द्वारा घातक टी लिम्फोसाइट सक्रिय हो जाता है और सक्रिय हो करके रोगाणुओं को मारने का कार्य करता है, रोगाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है। तो इतनी बातें जो है आप याद किए रहिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और दूसरी बात कि जो HIV वायरस है जिस कोशिका पर अटैक करता है वह कोशिका भी कौन सी है, तो सहायक टी लिम्फोसाइट, यानी कि HIV वायरस जो है इसी पर अटैक करता है। HIV वायरस जिस कोशिका पर अटैक करता है वो कौन सी है, सहायक टी लिम्फोसाइट। और इसके साथ ही साथ इतना जानिए कि जो कैंसर जो रोग कारक है वो भी इसी पर अटैक करता है। तो इसका जो है आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद से हम अगला टी लिम्फोसाइट पढ़ेंगे। तो अब हम अगला टी लिम्फोसाइट पढ़ेंगे। देखते हैं अगला टी लिम्फोसाइट कौन सा है। तीसरा हमने बताया क्या, तो दबाने वाली टी लिम्फोसाइट, यानी कि सप्रेसर टी सेल्स। तो इसके बारे में जानते हैं, दबाने वाली टी लिम्फोसाइट कौन सी है। तो ये जो बी लिम्फोसाइट है और जो किलर यानी कि घातक टी लिम्फोसाइट है, ये जो है संक्रमण वाले स्थान पे पहुंचते हैं और पहुंच करके वहाँ के रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। अब संक्रमण वाला स्थान जो है समाप्त हो जाता है और वहाँ पे जो है अब सामान्य कोशिकाएं होती हैं। अब जो है यदि उसको कोई दवाएं नहीं, बताए नहीं कि अब यहाँ पे संक्रमण समाप्त हो गया है, अब कार्य बंद कर देना है, तो क्या करेंगे, जो सही कोशिकाएं हैं, असंक्रमित कोशिकाएं हैं, उसे भी ये नष्ट करने का कार्य करने लगे। ये कौन, तो बी लिम्फोसाइट और किलर टी लिम्फोसाइट सेल। लेकिन ये जो दबाने वाली कोशिका है ये उस स्थान पे पहुंच जाती हैं जैसे ही संक्रमण समाप्त होता है और ये तुरंत इन्हें बताने का कार्य करती हैं बी लिम्फोसाइट को और घातक टी लिम्फोसाइट को, जिस कारण से ये जो घातक टी लिम्फोसाइट है और बी लिम्फोसाइट है वो अपने प्रभाव को रोक देते हैं। यानी कि ये क्या करती हैं, तो दबाने का कार्य करती हैं घातक टी लिम्फोसाइट को और बी लिम्फोसाइट को। यानी कि ये टी व बी लिम्फोसाइट को, ये टी व बी लिम्फोसाइट को
ये टी व बी लिम्फोसाइट को उस समय प्रभावित या दबाने का कार्य करती हैं, दबाने का कार्य करती हैं जब शरीर में बाह्य कारकों से उत्पन्न संक्रमण नियंत्रित हो जाता है, नियंत्रित हो जाता है। यानी कि बाह्य कारकों से जो उत्पन्न संक्रमण है नियंत्रित हो जाता है, उस समय यह उस संक्रमण वाले स्थान पे पहुंच करके ये दबाने वाली टी लिम्फोसाइट क्या करती है, तो टी व बी लिम्फोसाइट को जो है दबा देती हैं या उसे प्रभावित करती हैं, कि बताने का कार्य करती हैं कि अब संक्रमण समाप्त हो गया है, शांत रहिए। ठीक, इतनी बातें जो है ये करती हैं कौन, दबाने वाली टी लिम्फोसाइट। इसका भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें, नहीं तो ये नहीं रहेंगी तो जो किलर टी लिम्फोसाइट है और बी लिम्फोसाइट क्या करेगा, तो वह हम लोगों के जो असंक्रमित सेल हैं उसको भी नष्ट करने का कार्य करती, तो उसी को जो है ये क्या कर देती हैं, दबा देती हैं। तो उम्मीद है कि इतनी बातें जो है आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे और आगे जानेंगे हम चौथी प्रकार की टी लिम्फोसाइट जो है कौन सी, स्मृति टी लिम्फोसाइट, यानी कि मेमोरी टी सेल्स। तो उसके बारे में हम जान लेते हैं। स्मृति, चौथी है स्मृति टी लिम्फोसाइट, यानी कि मेमोरी टी सेल्स। मेमोरी टी सेल्स क्या है, तो ये जो है सबसे संवेदनशील लिम्फोसाइट है, टी लिम्फोसाइट सबसे ज़्यादा संवेदनशील। यह किसी रोगजनक का आक्रमण पहले भी हो चुका है और फिर दोबारा वही रोगजनक आक्रमण कर देता है, तो स्मृति बी कोशिकाएं जो है उसे जो है उस आक्रमण को याद रखती हैं। स्मृति बी कोशिकाएं उस आक्रमण को याद रखती हैं कि यह रोगजनक पहले भी आक्रमण किया हुआ है, यानी कि यही याद रखती हैं और उसके बाद से याद रखने के कारण तुरंत पहचाना जाता है कि वह रोगजनक जो है पहले आक्रमण कर दिया है। उसके बाद से ये सूचना पहुंचती है बी व टी लिम्फोसाइट के बाद, और बी लिम्फोसाइट जो है एंटीबॉडी बनाएगा और टी लिम्फोसाइट उसके प्रति कोशिका बनाएंगी, और जिस कारण से उस रोगजनक को जो है नष्ट कर दिया जाएगा। तो ये क्या करती हैं, तो सबसे संवेदनशील टी लिम्फोसाइट है, यह सबसे संवेदनशील टी लिम्फोसाइट है, टी लिम्फोसाइट है। यह सबसे संवेदनशील टी लिम्फोसाइट है यदि किसी रोगजनक यानी कि पैथोजन का आक्रमण पहले भी कभी हो चुका है और फिर दोबारा आक्रमण कर देता है, तो स्मृति टी कोशिकाएं उस आक्रमण को याद रखती हैं। यदि पहले भी आक्रमण किया है
और दोबारा वह आक्रमण कर दिया तो यही जो कोशिका है उसे क्या करती है, तो याद रखती है। कौन सी, तो स्मृति टी लिम्फोसाइट। तो यहाँ पे हमने चारों टी लिम्फोसाइट के बारे में बता दिया। कौन कौन, तो घातक टी लिम्फोसाइट यानी कि किलर टी सेल्स, घातक टी लिम्फोसाइट यानी कि किलर टी सेल्स, दूसरा सहायक टी लिम्फोसाइट यानी कि हेल्पर टी सेल्स, और तीसरा जो है क्या, तो दबाने वाली टी सेल्स यानी कि प्रेशर सप्रेसर टी सेल्स, और उसके बाद से स्मृति टी सेल्स यानी कि स्मृति टी कोशिकाएं। तो ये जो है मेमोरी टी सेल्स यानी कि स्मृति टी कोशिकाएं। तो ये चारों प्रकार की कोशिकाओं के बारे में हमने बताया। अब जो है हम आगे बढ़ेंगे और कुछ बातों के बारे में जानेंगे जो कि वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसका जो है आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हम लोगों ने जान लिया किसके बारे में, तो कोशिका माधित प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में। और ये भी जाना हम लोगों ने कि कोशिका माधित प्रतिरक्षा तंत्र जो है किस कोशिका का बना होता है, तो टी लिम्फोसाइट का। और टी लिम्फोसाइट कोशिका कितनी कोशिकाओं में विभाजित हो जाती हैं, तो 4 कोशिकाओं में विभाजित हो जाती हैं। कौन कौन सी, तो एक है किलर टी सेल्स, दूसरा है हेल्पर टी सेल्स, तीसरा है सप्रेसर टी सेल्स, और चौथा जो है वो है मेमोरी टी सेल्स। ये चारों प्रकार की कोशिकाओं के बारे में हम लोगों ने डिटेल्स में अध्ययन कर लिया। अब जो है हम जानेंगे प्रतिरक्षा तंत्र के प्रकार के बारे में। तो प्रतिरक्षा तंत्र 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। एक को कहते हैं सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र और दूसरे को कहते हैं निष्क्रिय प्रतिरक्षा तंत्र, यानी कि एक्टिव इम्यून सिस्टम यानी कि और इनएक्टिव इम्यून सिस्टम। जो एक्टिव इम्यून सिस्टम क्या होता है, तो हमारे शरीर में कोई रोगजनक प्रवेश करता है। जब हमारे शरीर में कोई रोगजनक प्रवेश करता है तो हमारा शरीर स्वयं खुद उसके लिए एंटीबॉडी बनाता है या उसके लिए हमारे शरीर में स्वयं एंटीबॉडी बन जाती है। तो इस प्रकार के प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र कहा जाता है। दूसरा है निष्क्रिय प्रतिरक्षा तंत्र यानी कि इनएक्टिव इम्यून सिस्टम। इसमें क्या होता है, तो जब हमारे शरीर में पहले से बना हुआ एंटीबॉडी प्रवेश कराया जाता है तब जो है ऐसी प्रतिरक्षा तंत्र को कहा जाता है निष्क्रिय प्रतिरक्षा तंत्र। जैसे कि दुग्ध श्रावण में जो है माँ के दूध में जो पीला वाला भाग होता है, इनिशियल डेज में जो है बच्चे को माँ का दूध दिया जाता है क्योंकि उसमें जो पीला वाला भाग होता है उसमें पाया जाता है एक प्रकार का एंटीबॉडी जो है IgA। पहले भी हमने बताया है IgA, और ये क्या है बाहर से दिया जा रहा है उस बच्चे में पहले से मौजूद नहीं है। तो कैसा प्रतिरक्षा तंत्र हुआ, ये जो है निष्क्रिय प्रतिरक्षा तंत्र हुआ यानी कि इनएक्टिव प्रतिरक्षा तंत्र हुआ। तो इसके बारे में हम जो है लाइन से जान लेते हैं। सबसे पहला जो है क्या है, सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र। सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र, इसे बोलेंगे एक्टिव इम्यून सिस्टम। अभी हमने बताया कि यदि कोई रोगजनक हम लोगों के शरीर में प्रवेश करता है तो हमारा जो शरीर है स्वयं उसके लिए एंटीबॉडी बनाता है या स्वयं हमारे शरीर में उसके लिए एंटीबॉडी बन जाता है। तो इस प्रकार के प्रतिरक्षा तंत्र को कहा जाता है सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र यानी कि एक्टिव इम्यून सिस्टम। तो जब परपोषी यानी कि होस्ट जिसके शरीर पर कोई रोगजनक आक्रमण करता है उसी को जो है होस्ट कहा जाता है यानी कि परपोषी कहा जाता है। प्रतिजनों का सामना करता है। जब परपोषी प्रतिजनों का सामना करता है तो उसके शरीर में
तो उसके शरीर में स्वयं उस प्रतिजन के लिए एंटीबॉडी बनता है, एंटीबॉडी बनता है। स्वयं ही उसके लिए क्या होता है, उस प्रतिजन के लिए एंटीबॉडी बनता है। जो ये प्रतिजन है, प्रतिजन यानी कि रोगाणु जीवित या मृत हो सकते हैं या अन्य पदार्थ हो सकते हैं। इस प्रकार की प्रतिरक्षा को सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। इस प्रकार की प्रतिरक्षा को सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। यानी कि जब होस्ट में यानी कि हम लोगों के शरीर में कोई रोगजनक यानी कि प्रतिजन प्रवेश करता है तो हमारा शरीर उसके लिए स्वयं एंटीबॉडी बना देता है। तो इस तरह के प्रतिरक्षा को क्या कहते हैं, सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। इतनी बातें जो आप जान गए, तब हम दूसरा पढ़ेंगे जो है क्या, निष्क्रिय प्रतिरक्षा तंत्र यानी कि इनएक्टिव इम्यून सिस्टम। निष्क्रिय प्रतिरक्षा तंत्र यानी कि इनएक्टिव प्रतिरक्षा तंत्र। इसके बारे में अभी हमने बताया कि जब हमारे शरीर में पहले से बने हुए एंटीबॉडी का प्रवेश कराया जाता है, पहले से बने हुए एंटीबॉडी का प्रवेश जब हम लोग के शरीर में कराया जाता है तो ऐसी प्रतिरक्षा को जो है कहा जाता है निष्क्रिय प्रतिरक्षा। क्या मतलब कि जब शरीर की रक्षा के लिए बनाए गए एंटीबॉडी सीधे ही हमारे शरीर में प्रवेश कराया जाता है, सीधे ही एंटीबॉडी हमारे शरीर में सीधे ही प्रवेश कराया जाता है तो इसे निष्क्रिय प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, तो निष्क्रिय प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। यानी कि पहले से जो है यदि कोई रोगजनक हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारा शरीर उसके लिए एंटीबॉडी नहीं बनाता है, पहले से बना हुआ जो एंटीबॉडी है उसके लिए हमारे शरीर में प्रवेश कराया जाता है। तो ऐसे प्रतिरक्षा को कहा जाता है निष्क्रिय प्रतिरक्षा यानी कि इनएक्टिव इम्यून सिस्टम। और ये क्या है, तभी हमने उदाहरण के रूप में बताया कि इनिशियल डेज में जो है बच्चे को माँ का दूध दिया जाना बहुत ही अनिवार्य होता है 6 महीने तक। ऐसा क्यों? क्योंकि माँ के दूध में जो पीला वाला भाग होता है उस पीले वाले भाग को जो है कोलेस्ट्रम यानी कि पीयूष कहा जाता है। उसमें एक प्रकार का एंटीबॉडी मौजूद होता है, उसका नाम है IgA। और ये जो है क्या है, माँ के दूध से उस बच्चे को प्राप्त हो रहा है, यानी कि माँ के दूध से उस बच्चे को मिल रहा है एंटीबॉडी। कौन सा? IgA बाहर से उस बच्चे में जा रहा है, यानी न कि पहले से उसमें उपस्थित है। तो ऐसे एंटीबॉडी को जो है कहा जाता है, ऐसे प्रतिरक्षा तंत्र को कहा जाता है निष्क्रिय प्रतिरक्षा तंत्र यानी कि इनएक्टिव इम्यून सिस्टम। तो इसके बारे में लिखते हैं, जैसे दुग्ध श्रावण के शुरुआती समय में
जैसे दुग्ध श्रावण के शुरुआती समय में, यानी कि इनिशियल डेज में, शुरुआती समय में बच्चे को माँ का शुरुआती समय में दुग्ध श्रावण के शुरुआती समय में बच्चे को माँ का दूध देना बहुत ही आवश्यक होता है, बहुत ही आवश्यक होता है क्योंकि दुग्ध के पीले भाग जिसे कोलोस्ट्रम यानी कि पीयूष कहते हैं में एंटीबॉडी IgA उपस्थित होता है। IgA एंटीबॉडी जो है माँ के दूध में उपस्थित होता है, और ये जो IgA एंटीबॉडी है ये जो है बाहर से बच्चे को दिया जाता है, इसीलिए तो ये क्या है, निष्क्रिय प्रतिरक्षा तंत्र है। बाहर से एंटीबॉडी प्रवेश कराना, ये नहीं कि हमारा शरीर उसके लिए एंटीबॉडी बनाएगा। कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र कहलाएगा, तो निष्क्रिय प्रतिरक्षा तंत्र, यानी कि इनएक्टिव इम्यून सिस्टम। तो इतनी बातें जो है आप लोगों ने समझ लिया कि निष्क्रिय प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है। अब हम जानेंगे प्रतिरक्षीकरण या टीकाकरण के बारे में, यानी कि इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन। तो इसे मिटाएंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम जानेंगे किसके बारे में, तो प्रतिरक्षीकरण या टीकाकरण के बारे में। प्रतिरक्षीकरण या टीकाकरण, इसे कहा जाएगा इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन। इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन ये है क्या, तो प्रतिरक्षीकरण टीकाकरण क्या होता है। तो हमने आपको पहले भी बताया है कि जब शरीर को पहली बार किसी रोगजनक से सामना होता है तो प्रतिरक्षा तंत्र उसके लिए एंटीबॉडी बनाती है। प्रतिरक्षा तंत्र जो है उसके लिए क्या करती है, एंटीबॉडी बनाती है। लेकिन प्राथमिक रिस्पॉन्स होता है, ये क्या होता है, तो प्राथमिक रिस्पॉन्स जो कि बहुत ही स्लो प्रक्रिया होती है। प्राथमिक रिस्पॉन्स में बहुत ही स्लो प्रक्रिया होती है, उसके लिए धीरे धीरे एंटीबॉडी बनता है। हमारा शरीर जो है इसके लिए धीरे धीरे एंटीबॉडी बनाता है, जो कम संख्या में होता है, बहुत ही कम संख्या में। लेकिन जब उसको पहचाने रहता है, ये जो प्रतिरक्षा तंत्र है जब उस रोगाणु को पहचाने रहता है और वह रोगाणु फिर दोबारा हमारे शरीर में प्रवेश करता है, तो हमारा शरीर जो है उसके लिए, यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र उसके लिए जो है सेकेंडरी रिस्पॉन्स करता है, यानी कि द्वितीयक प्रतिक्रिया करता है, और बहुत ही तेज़ी से बहुत अधिक संख्या में जो है एंटीबॉडी बनाता है। तो हमारा टी व बी सेल्स उसे पहचान लेता है और उसके लिए बहुत ही अधिक संख्या में एंटीबॉडी बनाता है।
और वह जो एंटीबॉडी है उस रोगजनक के विरुद्ध कार्य करता है और उसे नष्ट कर देता है। और ये जो है सेकेंडरी रिस्पॉन्स के द्वारा होता है, यानी कि दूसरी बार जब रोगाणु प्रवेश करता है तब। पहली बार होगा तो स्लो होगा प्रक्रिया, एंटीबॉडी स्लो बनेगा। जब दूसरी बार होगा तो टी और बी सेल्स जो है उसे पहचान लेंगे और यह प्रक्रिया बहुत ही फास्ट होगी एंटीबॉडी बनाने की, और जिसके कारण कि शरीर में बहुत अधिक मात्रा में एंटीबॉडी बनेगा और वह जो रोगजनक होगा उसको जो है नष्ट कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। और दूसरी बार जो है वह रोगजनक जो है डेवलप नहीं कर पाएगा हमारे शरीर में। टीकाकरण जो है उसी के उद्देश्य से लगाया जाता है, जो वैक्सीनाइजेशन है उसी के उद्देश्य से लगाया जाता है। जो टीका होता है वैक्सीन होता है, जैसे कि बीसीजी का टीका लगाया जा रहा है। बीसीजी जो है टीबी के लिए लगाया जाता है। बीसीजी का टीका जो है टीबी रोग के लिए, यानी कि ट्यूबरकुलोसिस रोग के लिए लगाया जाता है। इसके लिए जो बैक्टीरिया उत्तरदायी होती है वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया, इसके बारे में हमने पहले भी बताया है। तो ये जो इसमें क्या होता है वैक्सीनेशन में कि इसका निष्क्रिय, इस बैक्टीरिया को निष्क्रिय कर दिया जाता है, और निष्क्रिय करने के बाद जो है वह बैक्टीरिया अब दुर्बलीकृत हो गया, निष्क्रिय हो गया। अब बचपन में जो है उसी दुर्बलीकृत या निष्क्रिय बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया जाता है, हम लोगों के शरीर में इंजेक्शन के माध्यम से प्रवेश कराया जाता है। तो हमारा शरीर टी और बी सेल्स, जो हमारे शरीर में टी और बी सेल्स होती है, उस निष्क्रिय बैक्टीरिया के लिए जो है प्राथमिक रिस्पॉन्स करती हैं, यानी कि उसके लिए जो है एंटीबॉडी बनाती हैं और उसे मार देती है, उस निष्क्रिय बैक्टीरिया को जो है मार देती हैं, जो कि टीकाकरण के द्वारा जो है उस निष्क्रिय बैक्टीरिया को हमारे शरीर में लाया गया है। अब वही बैक्टीरिया हमारे जीवन में कभी भी जो है प्रवेश करे तो जो टी सेल्स हैं और बी सेल्स हैं उसे पहचान लेती हैं, और पहचानने के बाद उसके लिए जो है सेकेंडरी रिस्पॉन्स करती हैं, बहुत तेज़ी से उसके लिए एंटीबॉडी बनाती हैं, और जिस कारण से जो है उसे नष्ट कर देती हैं और हमें जो है इस रोग से बचाती हैं। तो टीकाकरण जो है इसी उद्देश्य से किया जाता है, वैक्सीनेशन जो है इसी उद्देश्य से किया जाता है, यानी कि टीकाकरण इसी उद्देश्य से कराया जाता है। किसी भी रोग का टीकाकरण हो, बीसीजी का हो या किसी भी चीज़ का टीकाकरण हो, या बीसीजी का हो, पोलियो का हो, या कोई भी टीकाकरण निष्क्रिय उसके रोगाणु को शरीर में प्रवेश कराया जाएगा। तो हमारा शरीर की जो टी और बी सेल्स है क्या करेंगे, उसके लिए प्राथमिक रिस्पॉन्स करेंगे, यानी कि प्राइमरी रिस्पॉन्स करेंगे, और स्लो गति में जो है क्या करेंगे, उसके लिए एंटीबॉडी बनाएंगे। और जैसे ही दोबारा वही प्रवेश करेगा तो हमारी जो टी सेल्स हैं उसे पहचान लेगी, और पहचानने के बाद उसके लिए बहुत अधिक मात्रा में एंटीबॉडी तेज़ी से बनाएंगी और उसे नष्ट कर देंगी। और उसी उद्देश्य से जो है क्या किया जाता है, टीकाकरण कराया जाता है। तो इस बात को लिख लेते हैं और उसके बाद से आगे का जानेंगे। टीकाकरण में रोगजनक निष्क्रिय या दुर्बलीकृत अवस्था में शरीर में प्रवेश कराए जाते हैं, यानी कि निष्क्रिय दुर्बलीकृत अवस्था में शरीर में प्रवेश कराए जाते हैं। इन प्रतिजनों के विरुद्ध शरीर में उत्पन्न एंटीबॉडी वास्तविक संक्रमण के दौरान
रोगजनी कारकों को निष्क्रिय बना देता है। निष्क्रिय बना देता है। टीका स्मृति टी कोशिका व बी कोशिका भी बनाती है। यानी कि टीका जो है स्मृति टी कोशिका और बी कोशिका बनाती है। जो परिवर्ती प्रभाव होने पर रोगजनक को जल्दी से पहचान लेती हैं। जल्दी से पहचान लेती हैं। वह एंटीबॉडी की भारी मात्रा उत्पन्न करके हमलावर को नष्ट कर देती है। तो ये है प्रतिरक्षीकरण यानी कि टीकाकरण। इतनी बातें जो है हम स्पष्ट रूप से आप लोगों को बता दिया और उम्मीद है कि आप लोग जो है ये सारा कुछ बहुत ही अच्छे से समझ पाए होंगे और आप लोगों को जो है यहाँ पे बायोलॉजी की पढ़ाई अच्छी लग रही है। यदि अच्छी लग रही है तो आप लोग जो है कमेंट कीजिएगा। और आज के सेशन में इतना ही रहने देते हैं। आगे के सेशन में हम जो है कुछ घातक रोगों के बारे में अध्ययन करेंगे। कौन कौन से घातक रोग है, जैसे कि एड्स और कैंसर के बारे में हम लोग जो है अध्ययन करेंगे विस्तार से। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और इसे अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। और लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा कि ये सब कुछ समझ में आ रहा है। और जो भी समस्याएं हैं आप लोग कमेंट के माध्यम से हमसे पूछिए, हम उसका जो है रिप्लाई ज़रूर करेंगे। जो हमसे जुड़े हुए हैं उसका रिप्लाई हम अवश्य करते हैं और आप लोग जो है भली भांति अच्छे से जानते भी हैं। तो अगले वीडियो में मिलते हैं इसके अगले नए टॉपिक के साथ, जो होगा एड्स और कैंसर रोग के विषय पर चर्चा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहिए नारायण सर क्लासेस के साथ।